वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज का फोर्थ पार्ट है, जिसमें कि हम ग्रुप नंबर 16 में से कुछ एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, दैट इज विच of the allotrope of the sulfur is thermodynamically most stable at the room temperature। सल्फर की कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है एट द रूम टेम्परेचर? दैट इज़ दी रोम्बिक सल्फर। ठीक है, जो रोम्बिक सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर में आप लोगों को S8 रिंग्स मिलती हैं। ठीक है, S8 की रिंग्स की फॉर्म में वहाँ पर सल्फ़र जो है उसमें एग्जिस्ट करता है। इसका एक नाम और है, दैट इज़ दी अल्फ़ा सल्फ़र भी हम इसे बोल देते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल इसकी फॉर्म है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इसको हीट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम रोम्बिक सल्फ़र को हीट करेंगे मोर देन दी 370 केल्विन, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू दी मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ठीक है, तो ये ऐसे हम इनके बारे में रीड कर सकते हैं, जो सल्फ़र की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सिंपल प्रॉब्लम। कंसिडर द रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम। रिएक्शन हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग दी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो साथ में जो कुछ भी यूज़ होता है उसके बारे में अभी हमने बिल्कुल नहीं ख्याल देना, जस्ट हमें इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर आएगा साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आप लोग ठीक कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है? अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है तो वहाँ पर आएगी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन, दैट इज़ दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की ये एक मेन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, देयरफॉर वी रिक्वायर लो टेम्परेचर। ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स आर दी गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट्स आर इन दी गैसियस स्टेट, सो वी नीड हाई प्रेशर। ठीक है, एंड along with these two we have to use the catalyst, ठीक है, that is V2O5, that is the vanadium pentaoxide। तो ये सब कुछ हमने वहाँ पर रीड किया हुआ है कि अगर हम SO3 गैस की यील्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये सब कुछ अप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू दी ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से क्या बन जाएगा कि लोअरिंग दी टेम्परेचर, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग दी प्रेशर। सो सी इज़ अवर राइट आंसर। तो सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो ये सभी कंडीशंस आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट प्रोटॉन अफिनिटी। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन की अफिनिटी जिसमें हाईएस्ट है, मीन्स दैट कि जिसमें प्रोटॉन सबसे ईजिली ऐड हो सकता है। अब देखिए, जो सब्सटेंस अपने आप में प्रोटॉन को ऐड करवा लेते हैं दैट आर बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका मतलब जो सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक होगा उसमें प्रोटॉन की अफिनिटी सबसे हाईएस्ट होगी। तो वी नो दैट अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अमोनिया इनमें से आंसर आ जाएगा। ठीक है, H2O या फिर H2S में प्रोटॉन अफिनिटी अमोनिया से लो हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अमोनिया में क्या होता है कि लोन पेयर की डोनेशन ईजिली हो सकती है। ठीक है, सो देयरफॉर इसमें जो है वो प्रोटॉन अफिनिटी हाईएस्ट हो जाएगी और अमोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। 29 द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन। ठीक है, ऑक्साइड आयन रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड देन एन एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ये दो स्टेप हमें बताए गए हैं कि सबसे पहले जब एक ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप में ऐड करवाता है, ठीक है, देन वो उस पर चार्ज क्या आ जाता है, ऑक्सीजन 1 नेगेटिव। ठीक है, देन क्या होता है कि इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक स्टेप। ओके, देन दिस ion gain one more electron to form the oxide ion,
दिस स्टेप इज़ एंडोथर्मिक, इसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐड हो रही है, इसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये वाला आयन आएगा जिसके ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उन दोनों में रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने के कारण ही ये स्टेप एंडोथर्मिक बन जाता है। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर के दिस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ द अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये स्टेप एंडोथर्मिक है तो फिर ऑक्साइड आयन ही क्यों बन जाता है, यहीं पर क्यों नहीं रुकता, ये क्यों बनता है। इसका रीज़न आप लोगों को मिलेगा इन द लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ऑक्साइड आयंस की लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, ये आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सेस में भी है प्रॉब्लम, वहाँ से आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्लियर है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को बनाकर दी जा सकती हैं, सिंपल होती हैं, बेसिक्स पर होती हैं, बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगेन हमें कुछ जो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फ़र, इनमें से सल्फ़र के पर ऑक्साइड्स कौन से हैं। तो देखिए हमने दो किए थे इसके पर ऑक्साइड्स। एक तो था कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सिंपल, ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर, एक OH लगा होता है और एक OH यहाँ पर और होता है, हमने वहाँ पर दो ऑक्सीजन जोड़ दिए थे और एक था हमारा ये वाला ये पर दैट इज़ दी H2SO5। ठीक है, और एक था हमारा यहाँ पर ऑक्साइड दैट इज़ दी H2S2O8। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए होता है। ठीक है, इसके बीच दो ऑक्सीजन आ जाते हैं और दूसरी तरफ भी हमारा सेम स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सो ये दोनों जो हैं इसकी स्ट्रक्चर प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बार बार यूज़ होती है, तो हमारा आंसर नंबर ए बन जाएगा। दीज टू आर दी परऑक्सो एसिड्स। परऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो, दैट इज़ नोन एज दी परऑक्सो एसिड्स। ठीक है, एक है यहाँ पर परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, ओके। तो ऐसे जब आप लोग हर MCQ में बार बार स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे आपको याद हो जाएंगी ईजिली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 31st, so this is SF6 is used as a gaseous electrical insulator because SF6 को gaseous electrical insulator के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, because क्या होता है अभी जो SF6 है इसमें फ्लोरीन एटम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इसके आसपास होते हैं। ठीक है, ऐसे इसके आसपास 6 फ्लोरीन एटम्स हैं। तो 6 फ्लोरीन एटम क्या करते हैं कि इस कंपाउंड को इनर्ट बना देते हैं। इनर्ट क्यों बना देते हैं कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इस पर किसी रीजन का अटैक होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर के F एटम्स प्रोटेक्ट द सल्फर एटम फ्रॉम द अटैक बाय द रीजेंट्स। दिस इज़ द रीज़न कि ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स द इनर्ट सब्सटेंस, इनर्ट कंपाउंड। तो इसका हम इंसुलेटर के जैसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे आपको रीजनिंग प्रॉब्लम्स में से MCQ बना देते हैं, रीज़न आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कि H2O इज़ लिक्विड, दिस इज़ राइट, आप सबको पता होना चाहिए। H2S इज़ गैस, दिस इज़ आल्सो राइट, H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, SO3 हैज़ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद होगी SO3 की, सो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एंगल कितना रहता है यहाँ पर 120 डिग्री। तो क्या होता है कि जितनी भी डाइपोल मोमेंट सभी डायरेक्शंस में सेम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा होने के साथ ही जो ओवरऑल रिजल्टेंट होता है डाइपोल मोमेंट का वो हमारे पास ज़ीरो बन जाता है। सो दिस इज़ आल्सो राइट वन। ठीक है, OF6 does not exist, OF6 कंपाउंड does not exist, दिस इज़ आल्सो राइट, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो मोस्टली हमें 2 देखने को मिलती है और मैक्सिमम वो 4 तक हो सकती है, बट ऐसे रेयर ही कंपाउंड होंगे, मोस्टली हमें उसकी 2 ही देखने को मिलती है। तो 6 हैलोजन उसके साथ बिल्कुल नहीं अटैच हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ड्यू टू दी
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसके पास डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल नहीं होते, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होने के कारण। तो आखिरी स्टेटमेंट भी एक बार अब हम रीड कर लेते हैं कि H2O इज मोर एसिडिक दैन H2S। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जब हम मूव करते हैं फ्रॉम H2O टू H2S एंड डाउन द ग्रुप, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। इसका रीज़न क्या होता है कि बॉन्ड वीक हो जाते हैं, सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो देयरफॉर मोर एसिडिक कौन है, सल्फर वाला है, H2S इज मोर एसिडिक, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और हमारा आंसर डी मिल जाएगा क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही यहाँ से सेलेक्ट करना था। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से रीजंस अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट 33rd, विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन ऑलमोस्ट क्या रहता है, नेगेटिव होता है। तो ग्रुप नंबर 16 में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एलिमेंट की है, दैट इज़ दी सल्फर। ये याद रखिएगा, सल्फर की मैक्सिमम है। ऐसा क्यों होता है, वैसे तो जब हमें डाउन द ग्रुप जाना हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो मतलब कि ऑक्सीजन की हाईएस्ट होनी थी, बट ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, वेरी स्मॉल, ठीक है, साइज़ उसका बहुत ही छोटा है, जिसके कारण के जो यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होती है, ठीक है। तो इसका ही मेन रीज़न है, यही मेन रीज़न है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। सल्फ़र की होगी मैक्सिमम और उसके ऊपर ऑक्सीजन की भी डिक्रीज़ कर जाएगी और सल्फ़र की मैक्सिमम बन जाएगी। ग्रुप नंबर 15, 16, 17 सभी में सेम चलता है कि जो हमारा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है दैन दी पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं 34th, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन H2SO5। हमें H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब देखिए जो हमारे सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, अगर हम उनके साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करेंगे देन वी गेट द रॉन्ग आंसर, बिकॉज दिस इज एन द पर ऑक्सो एसिड। हमने रीड किया है अभी अभी एक MCQ में, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से ही आप इसकी जो सही ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दोनों ऑक्सीजन्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -1, ठीक है, और बाकी सभी की क्या रहेगी, -2, ये तो सिंपल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या है, ऑक्सीजन जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 दैट आर दी 3, ठीक है, ऑक्सीजन जिनकी स्टेट है -1 दैट आर 2 ऑक्सीजन्स, देन 2 हाइड्रोजन्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और सल्फर इज़ 1, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये इक्वेशन अंडरस्टैंड हुई। सो दिस बिकम्स दी -6 -2 +2 + x इज इक्वल्स टू 0। 2 के साथ हो गया 2 कैंसल, सो x बिकम्स दी +6, ठीक है। अगर आप इसे सिंपली सोल्व कर देते तो आपका आंसर 8 आता, बट दैट इज़ रॉन्ग क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 होती है, तो 6 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आगे चलते हैं। Which of the following oxide can act as both an oxidizing agent as well as a reducing agent? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है? That is known as the sulfur dioxide. This is the oxidizing as well as the reducing agent. So इसका बोथ एक्शंस होते हैं, रिड्यूसिंग वाला इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑक्सीडाइजिंग की अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है और उसे वाटर में चेंज कर देती है और ख़ुद बना लेती है एलिमेंटल सल्फर, ठीक है। इसका मतलब इसकी क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बन गया है, सल्फर डाइऑक्साइड दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके रिड्यूसिंग एक्शन की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग बुक में से ज़रूर रीड कीजिएगा। जैसे कि Fe3 पॉजिटिव आयंस हैं, फेरिक आयंस हैं, इनको सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ठीक है, क्योंकि आयंस हैं तो वाटर तो साथ में होगा ही। Fe2 पॉजिटिव आयंस यहाँ से बन जाते हैं।
ठीक है, और साथ में बनता है सल्फेट बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसकी खुद की क्या हो जाएगी, इसकी खुद की हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है, तो सॉरी इसकी खुद की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो ये बना है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, इसने इसकी करवा दी है रिडक्शन, इसकी हुई है रिडक्शन, सो दिस इज़ अवर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप रिएक्शन को बैलेंस यहाँ से कर सकते हैं, इसके बाद टू लगा देते हैं तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एक्शन अपना दिखाती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इसकी और एग्जांपल्स आप लोगों ने सोल्व ज़रूर करनी है। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और ये सभी MCQs आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में अगर आप लोगों ने कोई भी और एग्ज़ाम की आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि JEE मेंस हो गया, या फिर नीट हो गया, या फिर आप लोग किसी भी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जिसमें कि ये सभी सिलेबस आने वाला है। ठीक है, 11th और 12th का, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरा P ब्लॉक आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स को साथ में ही ज़रूर इसके बारे में शेयरिंग कीजिए ताकि वो सभी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं 36th MCQ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सल्फर इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है? S2 मोलिक्यूल इज़ पैरामैग्नेटिक, दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑक्सीजन होती है पैरामैग्नेटिक, क्यों होती है? ड्यू टू दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो अभी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि इसकी अभी डीप जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर O2 होती है पैरामैग्नेटिक तो S2 भी सेम बिहेवियर दिखाती है। ठीक है, उसके भी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम बन जाता है, तो वो भी पैरामैग्नेटिक होती है। ये S2 मोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं वेपर स्टेट में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द वेपर्स एट द 200 डिग्री सेल्सियस कंसिस्ट मोस्टली एसिट्रिक, ये भी सही है कि अभी हमने सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया है, अभी मोस्टली वहाँ पर सल्फ़र की 8 एटम्स वाली रिंग्स मिलेंगी, S2 नहीं बनेगा। जब हम हीट कर देंगे 600 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें S2 मोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ये भी सही है। तो आखिरी बचती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फ़र इज़ नेवर लेस दैन दी +4, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर हम H2S की बात करें तो यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? -2। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से लो होती है। सो दिस इज़ अवर आंसर बिकॉज दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? तो ऐसे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी हो रही है यहाँ से, तो ज़रूर इन्हें अच्छे से याद कीजिए प्लीज़। साथ में आप लोगों ने इन सभी इन्फॉर्मेशन को अपनी अपनी नोटबुक पर ज़रूर आप लोगों ने रिटन में लिख लेना है ताकि आपको बाद में याद रहे सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ओजोन इज़ डायमैग्नेटिक गैस। ठीक है, ओजोन एक डायमैग्नेटिक गैस है। सोचिए और मुझे बताइए कि ये रॉन्ग है या राइट है। OnCl एंड ONO चार्ज है ऊपर माइनस आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सही है क्योंकि OnCl के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता था। ठीक है, सॉरी ONO जो है इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता था ONF, क्योंकि O आयन और F के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट यहाँ पर Cl है, सो दिस इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना। ठीक है, तो Cl और ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी फ़र्क है, तो इसका मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, ओजोन मोलिक्यूल इज़ लीनियर, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सभी राइट हैं। ओजोन डायमैग्नेटिक होती है, ये भी राइट है। ओजोन वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, अगर सॉलिड स्टेट में इसे बनाएं तो ये वॉयलेट ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलती है। ओजोन मोलिक्यूल इज़ नॉट द लीनियर मोलिक्यूल, ये हमने स्ट्रक्चर की है ओजोन की, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस, बाकी इलेक्ट्रॉन्स आप लोग इसके खुद बना सकते हैं। सो ओजोन की क्या शेप होती है? बेंट शेप होती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा बिकॉज दिस इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को?
चलिए आगे चलते हैं फिर 38th, इन विच पेयर ऑफ आयंस बोथ द स्पीशीज कंटेन्स द सल्फर सल्फर बॉन्ड, इनमें से किन दोनों में सल्फर सल्फर का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो मतलब हमें वो सभी एसिड यहाँ से सिलेक्ट करने हैं जिनमें के सल्फ़र और सल्फ़र में ही बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को याद होंगे वो सभी एसिड्स जिनमें के सल्फ़र और सल्फ़र में ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर याद हैं तो आप लोगों ने नीचे ज़रूर बताना है, ठीक है, कमेंट्स में। तो हमने अभी या इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने सभी सल्फ़र के एसिड्स की स्ट्रक्चर्स बनाकर देखी थी। ठीक है, अगर आप उन सभी स्ट्रक्चर्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। देखिए जितने भी सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स हैं उन सभी की स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ उन सभी की स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से ज़रूर सीखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास बनती है स्ट्रक्चर दैट इज़ यहाँ पर हमने यूज़ करने हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बनाकर देखते हैं S4O6 वाले की। तो ये कौन सा बनेगा, H2S4O6। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमारे पास सल्फ़र होते हैं 4 एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं ऑक्सीजन, एक साइड पर ये बन जाएगा 3 ऑक्सीजन्स के साथ और दूसरी साइड पर भी यही बन जाएगा 3 ऑक्सीजन्स के साथ। ठीक है, क्लियर है। और बीच में हमारे 2 सल्फ़र आ जाएंगे, सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड बनाकर, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड है, ओके है। फिर आ गया H2S2O3 वाला। ठीक है, H2S2O3 वाला। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड किया होता है उसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, उसमें से एक ऑक्सीजन हटाकर हम वहाँ पर सल्फ़र लगा देते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर OH, फिर यहाँ पर OH तो होता ही है और एक यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या आ जाता है, सल्फ़र। तो इन दोनों में ही सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड है, तो आंसर तो हमारा यही सही है। बाकी की स्ट्रक्चर्स प्लीज़ आप लोगों ने अब खुद बनानी है। ये जो S2O7 वाला एसिड है दिस इज़ दी ओलियम, तो इसमें तो सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड बिल्कुल नहीं होता। S2O8 वाला हमने अभी बनाया था, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है। तो बाकी सभी आप लोगों ने बनाकर ज़रूर देख लेने हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। तो प्लीज़ इन सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो सल्फ़र के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के सभी आप लोगों ने बनाने ज़रूर सीखने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। हॉट concentrated sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? इनमें से कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बिल्कुल नहीं शो हो रहा। हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +6 और यहाँ पर बन चुका है SO2, यहाँ पर आएगी +4, तो मतलब चेंज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर है कॉपर की 0 और यहाँ पर इसकी बन गई है +2। सो दिस इज़ दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे भी सल्फर से बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडेशन है। C से बन गया CO2, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो आखिरी में देखते हैं CaF2। ठीक है, यहाँ पर भी होगा Ca2 पॉजिटिव और यहाँ पर भी CaSO4 है, Ca2 पॉजिटिव। सल्फर SO4 है, यहाँ पर भी सल्फर SO4 है। फ्लोरीन F आयन है, यहाँ पर भी F आयन है। तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल नहीं चेंज हुई। तो हमारा D राइट आंसर होगा। दिस इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ठीक है, ये एक सिंपल रिएक्शन है जो कि सॉल्ट एंड एसिड में हुई है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है कि SO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से किस रिएक्शन के साथ आप लोग SO3 गैस बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेपरेशन है ये। और इनमें से हमें ये सोल्व करना है कि कौन सी रिएक्शन में SO3 गैस बनती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डिटेल में रिएक्शंस को रीड किया होगा, ये जो रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट प्लस डी कार्बन, ये हमें बनाकर देती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस दी कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन है दैट इज़ दी फेरिक सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, दिस गिव्स अस दी आयरन का ऑक्साइड बनाती है और साथ में बना लेती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो हमारा राइट आंसर यही बनेगा, बी इज़ अवर राइट ऑप्शन। ये जो रिएक्शन है ये हमने अभी ही ऊपर एक रिएक्शन में आपको बताई गई थी, इसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही बनती है मेनली और साथ में H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है।
ठीक है, और इसको बैलेंस आप लोग खुद कर सकते हैं। और ये जो एंड वाली रिएक्शन है H2SO4 और PCl5 वाली, इसमें आपको SO2Cl2 मिलता है, दैट इज़ दी सल्फ्यूरियल क्लोराइड, और साथ में मिलता है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड एंड साथ में बनता है HCl। ठीक है, तो ये सभी अलग रिएक्शंस हैं। तो हमारी यही आपको मेनली याद रखनी है कि SO3 बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज़ की जा सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके है, क्लियर है। तो इसके बाद अब हम कुछ असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो असर्शन रीज़न के रूल्स आई थिंक आप लोगों को ज़रूर पता होंगे। 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है असर्शन कि ओजोन इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज़ राइट, हमने अभी अभी रीड किया है। ओजोन इज़ डायमैग्नेटिक बट O2 इज़ पैरामैग्नेटिक। दिस इज़ आल्सो राइट, बट ये ऊपर वाली असर्शन की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही हैं, बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है ऐसे केस में। तो हमारा इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिख देना है, सेकंड इज़ द राइट आंसर। और एग्ज़ाम में साथ में ये सेकंड की पूरी स्टेटमेंट आप लोगों ने उतार देनी है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। ठीक है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ईजिली हो जाएगा। क्लियर है भी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी में जो अगली प्रॉब्लम है कि रिएक्शन ऑफ SO2 एंड H2S हमने अभी सोल्व की थी। इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड गिव्स द एलिमेंटल सल्फर। ओके है, तो SO2 से बन जाती है एलिमेंटल सल्फर। मतलब इसकी क्या होती है, इसकी खुद की रिडक्शन होती है। मतलब ये क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने आपको पीछे एक रिएक्शन में बताया था अच्छे से। ठीक है, तो नीचे दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी सही है, मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर सही हैं, बट इसका रीज़न बिल्कुल नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर ये कहता कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन होती, बट ये वाली बिल्कुल नहीं है, बट दोनों सही है। तो फिर से आपका सेकेंड आंसर ही बन जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट तो राइट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, क्लियर है। तो आगे चलते हैं 43rd प्रॉब्लम पर। ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओजोन अनस्टेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ओजोन डिकम्पोज होकर O2 प्लस ऑक्सीजन बनाती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ द ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो हमारी जो है वो रीज़न सही है, असर्शन रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हम यहाँ से ऑप्शन देखते हैं कि रीज़न इज़ यहाँ पर इनकरेक्ट। तो हमारा रीज़न सही है, असर्शन हमारी इनकरेक्ट है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, फोर्थ इज़ अवर राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी फोर्थ स्टेटमेंट इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं कि SF4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 कैन नॉट बी। SF6 की मतलब यहाँ पर हाइड्रोलाइज करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये हमने एक्सप्लेन किया था एक MCQ में कि SF6 इनर्ट बन जाता है। सो दिस इज़ राइट। रीज़न क्या बताया गया है कि 6F एटम्स इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2। दिस इज़ आल्सो राइट, और इसी का ही रीज़न है। तो ये हमारा सही है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे आप लोगों ने असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। सो आई होप कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से। तो इन वीडियोस को प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपका कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऊपर आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम के हैंडल का लिंक शो हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।